हेलो गाइस, वेलकम टू जीके भंडार। हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सिमन कमीशन 1919 और वहाँ पर डिस्कस किए थे उस कमीशन का 4 रिकमेंडेशन था। और यहाँ पर ये बात भी बोले थे कि आगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखेंगे कि वो सब रिकमेंडेशन का पालन भी हो रहा है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन था वो देखने के लिए सिमन कमीशन वाला वीडियो जरूर विजिट करना। तो यहाँ पर समझने में आसान होगा थोड़ा। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन का शुरुआत हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, हालांकि ये इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट का शुरुआत कौन सा एक्ट के दौरान हुआ, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन ये भी याद रखना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर 3 लिस्ट देखने को मिलता है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। अभी भी भारत में 3 लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट की शुरुआत कौन सा एक्ट के माध्यम से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि उस टाइम फेडरल था, यानी आज का जो यूनियन है, प्रोविंशियल यानी आज का जो स्टेट है, और रेसिडुअरी अभी जो कॉन्करेंट कहते हैं इसको। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 के दौरान रेसिडुअरी पावर दिया गया था वाइसरॉय को। किसको दिया गया था? वाइसरॉय को। आज के डेट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हम आर्टिकल 248 देखेंगे तो वहां पर रेसिडुअरी पावर देखने को मिलता है, जो कि रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया? यूनियन को, या तो कह लो पार्लियामेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल ये यहाँ पर ये बन जाता है कि रेसिडुअरी पावर का कॉन्सेप्ट कौन सी एक्ट के माध्यम से शुरुआत हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रेसिडुअरी पावर भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर रेसिडुअल पावर का चर्चा देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 248। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान रेसिडुअल पावर किसको दिया गया था? वाइसराय को। अभी अभी जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेसिडुअरी पावर किसको देता है? यूनियन को कह लो या तो पार्लियामेंट को कह लो। ठीक है, सीमन कमीशन बोला था, रिकमेंडेशन दिया था कि भाई प्रोविंशियल डायरार्की जो है उसको हटाना होगा। डायरार्की मतलब क्या है? मतलब पिछला वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 उसके दौरान क्या हुआ था, प्रोविंशियल डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पर दोनों तरह का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। एक होता है ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी ट्रांसफर्ड, और एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला वीडियो देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। और 1919 में जो सिमोन कमीशन आया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई प्रोविंशियल जो डायरेक्टरी वाला सिस्टम इसको हटाना होगा। तो उसको मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविंशियल डायरेक्टरी को हटाया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि प्रोविंस कैसा होगा, एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होगा इन द स्फीयर्स। मतलब प्रोविंस जो भी है वो अपने जगह में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोनोमस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के दौरान आया था, आंसर करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, एडोप्टेड डायरेक्टली एट सेंटर। सीमन कमीशन का रिकमेंडेशन मानते हुए इन लोग ने तो प्रोविंशियल डायरेक्टरी को खत्म तो कर दिया, लेकिन डायरेक्टरी का शुरुआत कहाँ पर हो गया? सेंट्रल लेवल पे। तो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टरी एट सेंट्रल लेवल वाज एडॉप्टेड बाय मींस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। आंसर क्या करोगे? आंसर करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब सेंट्रल लेवल में डायरेक्टरी होगा, जो कि अभी भी देखने को मिलता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? एक ट्रांसफर्ड कुछ सब्जेक्ट होगा, कुछ होगा रिजर्व सब्जेक्ट, है ना? ऐसे डायरेक्टरी सेंट्रल में अडॉप्ट किया गया।
ठीक है। और ऐसा पूछेगा थ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया था कौन, थ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा एक्ट के दौरान आया था, तो यहाँ पर हम डिस्कस किए थे थ्री लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है। यहाँ पर देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट शुरुआत हो गया था 1909 से। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के दौरान सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। और फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किसको कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को, जो कि उस टाइम का वाइस रॉय था, है ना, लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है ना। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो है लॉर्ड मिंटो, उसी टाइम से शुरुआत हो गया था। और उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के दौरान मुस्लिम जो वोटर था वो मुस्लिम मेंबर को वोट देता था, और हिंदू वोटर्स हिंदू मेंबर को वोट देता था। तो उसी टाइम से सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको बढ़ावा दिया गया, और इसको सिख, है ना, एंग्लो इंडियन लेवल में इसको एक्सटेंड किया गया। और 1919 में सिमन कमीशन भी इसको बढ़ावा दिया, बोला कि भाई इसको कंटिन्यू करना है। तो उसी को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है। कौन सा लेवल पे, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी एससी, शेड्यूल कास्ट वगैरह, वुमेन लेवल पे, लेबर लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान बाई कैमरलिज्म का शुरुआत हो रहा है प्रोविंस लेवल पे। हालांकि ये जो बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है, अपर हाउस लोअर हाउस होगा। अभी भी भारत में तो बाई कैमरलिज्म देखने को मिलता है, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो ये ऐसे बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान, लेकिन उस टाइम प्रोविंस लेवल में शुरू हुआ था। यहाँ पर बाई मीन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बाई कैमरलिज्म की शुरुआत कहाँ पर हो रहा है, प्रोविंस लेवल में। और 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में ये बाई कैमरलिज्म का शुरुआत हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरलिज्म इन सेंट्रल लेवल, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरलिज्म एट प्रोविंशियल लेवल, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में शुरुआत हुआ था। बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में और यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है। इनमें अपर हाउस लोअर हाउस होता था। ठीक है। अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट। सबसे देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना। पहली बात, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कौन सा एक्ट के दौरान हुआ था, आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड क्वेश्चन, आरबीआई एक्ट कब आया था, आंसर होगा 1935, सॉरी 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शुरुआत कब हुआ था, यानी इन्फोर्स कब हुआ था, तब हो जाएगा 1935। ठीक है। आरबीआई का कॉन्सेप्ट कौन सा एक्ट के दौरान आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हालांकि आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई इन्फोर्स कब हो रहा है, आरबीआई का शुरुआत कब हो रहा है, तो 1935। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हालांकि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का शुरुआत 1926 में हो गया, 1926 में हो गया था बाय मीन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, फेडरल कोड की शुरुआत कौन सी एक्ट के दौरान हुआ था,
आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 35 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसी के दौरान 1937 में फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, जो आज का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान 1937 में फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, जो क्या है? आज का सुप्रीम कोर्ट है। आज जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसका तब का नाम क्या था? जब इसका फाउंडेशन हुआ था, शुरुआत हुआ था, तब का नाम है ये फेडरल कोर्ट। 1937 की बात है। ठीक है, उस टाइम इसको फेडरल कोर्ट कहता था। ठीक है, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का शुरुआत कब हुआ था? 1937, बाय मीन्स ऑफ व्हिच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये हो जाता है सारा इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इस वीडियो को ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। और अभी भी कुछ एक्ट्स बच रहा है, वो भी आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे प्रियम्बल वगैरह जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अपडेटेड रहने के लिए जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।